बीएससी सेकेंड सेमेस्टर फिजिक्स का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। प्लांक का नियम क्या होता है और प्लांक के नियम को किस प्रकार डेरिवेट किया जाता है। हालांकि टॉपिक थोड़ा बड़ा होने वाला है लेकिन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगले जितने भी टॉपिक हम पढ़ेंगे, जैसे बीन्स का नियम हो गया, रेले जीन्स का नियम हो गया, स्टीफन का नियम हो गया, वो सारे के सारे नियम इस प्लांक के नियम से डेरिवेट किए जाएंगे। इसलिए अगर आपने प्लांक का नियम छोड़ दिया तो समझ लो वो टॉपिक भी आपने छोड़ दिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, ठीक है। चलो साहब मैं स्टार्ट कर देता हूँ। प्लांक रेडिएशन लो, प्लांक्स, ठीक है बेटा ध्यान देना लाइन पे, प्लांक्स रेडिएशन, ठीक है सर, प्लांक रेडिएशन लो, ओके। प्लांक रेडिएशन लो, देखो होता क्या, आपने सबने पढ़ रखा सन 1900 में, ध्यान देना, सन 1900 में ब्लैक बॉडी रेडिएशन स्पेक्ट्रम को समझाने के लिए प्लांक ने एक नियम का प्रतिपादन किया जिसको हम बोलते हैं प्लांक रेडिएशन लो या खाली प्लांक लो बोलते हैं। मजा तो तब आएगा जब इसको आप डेरिवेट करोगे, बहुत ही मजा आने वाला है। देखो एक थोड़ी सी थ्योरी में लिख दे जाऊं, ये आपके नोट्स हैं, ठीक है। कब की बात है ये? सन 1900 की बात है। सन 1900 में किसने बेटे? प्लांक ने, ठीक है। सन 1900 में प्लांक ने, ठीक है सर, सन 1900 में प्लांक ने ब्लैक बॉडी का नाम सुना है आपने? ठीक है सर, ब्लैक बॉडी, ठीक है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ओके सर, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ठीक है सर। 1900 में प्लांक ने ब्लैक बॉडी रेडिएशन को समझाने के लिए, ठीक है बेटे, को समझाने के लिए, ठीक है, एक नियम का प्रतिपादन किया, एक नियम का प्रतिपादन किया, ठीक है बेटे, एक नियम का प्रतिपादन किया जिसे हम क्या बोलते हैं? जिसे प्लांक रेडिएशन लो कहते हैं। एक नियम का प्रतिपादन किया, मैं डायरेक्टली दे रहा हूं, जिसकी निम्नलिखित अभिधारणाएं, जिसकी निम्नलिखित, ठीक है, परिकल्पनाएं हैं या अवधारणाएं हैं या आकर्षक बिंदु हैं या मान्यताएं हैं, बात एक ही होती है, अवधारणाएं हैं। अब बात यहाँ ये आती है, ये तो हमने सीख लिया कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन। अच्छा, रेडिएशन के बारे में आप क्या जानते हो? अगर आपने ये चैप्टर पढ़ा है तो रेडिएशन के बारे में भी आपने पढ़ा होगा। तो रेडिएशन जो होती है ना, उसको हिंदी में कहते हैं विकिरण। विकिरण क्या होता है? हीट ट्रांसफर का एक मीडियम होता है, बता रहा हूँ मैं डायरेक्टली। विकिरण हीट ट्रांसफर का एक मीडियम होता है जिसको चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे सूर्य से जो हीट पृथ्वी पर आ रही है ना, वो रेडिएशन के माध्यम से आ रही है। इसको ऐसा समझो, सूर्य से हीट कहाँ आ रही है? पृथ्वी पर आ रही है। किसके माध्यम से? रेडिएशन के माध्यम से, ठीक है। तो रेडिएशन हीट ट्रांसफर का एक मेथड होता है, इतना याद कर लेना, समझ में आ गया? ज़्यादा फालतू की कथा आपको कोई याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है साहब। चलो आगे बढ़ाते हैं। अब पहली अभिधारणा क्या? पहली अभिधारणा इनकी ये थी कि ब्लैक बॉडी से ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण, ठीक है, ब्लैक बॉडी से ऊर्जा का उत्सर्जन या फिर अवशोषण वो छोटे छोटे बंडलों या पैकेटों के रूप में होता है जिन्हें हम क्वांटा कहते हैं, ठीक है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? क्वांटा कहते हैं। और प्रत्येक क्वांटा की एनर्जी कितनी होती है? E बराबर h न्यू होती है। प्रत्येक क्वांटा की एनर्जी E बराबर h न्यू होती है। अगर ये आपने अगर आपने ये प्लांक रेडिएशन लो नहीं समझा तो इसका डेरिवेशन समझ में नहीं आने वाला। इसलिए मैं पहले बता दे रहा हूँ कि रियलिटी में क्या चीज़ करवाता है आपको, ये आपको फील क्या करवाता है प्लांक का नियम। तो इसकी जो पहला अजम्पशन है, चलो मैं पहला 3 अजम्पशन लेंगे इस नियम के। पहला अजम्पशन ये है कि ब्लैक बॉडी से, काय से बेटे? ब्लैक बॉडी से, ठीक है, ब्लैक बॉडी से, ये बहुत ही मैंने आपके लिए इजी कर दिया। ब्लैक बॉडी से एनर्जी यानी कि रेडिएशन, जिसको मैं चलो ऊर्जा बोल दिया, ऊर्जा का एक तो तुम्हारे पास होगा अवशोषण। अवशोषण मतलब होता है अंदर आना, या उत्सर्जन, ठीक है, उत्सर्जन, छोटे छोटे बंडलों, ठीक है, छोटे छोटे बंडलों या पैकेटों के रूप में होता है। या बेटा क्या के रूप में होता है? या पैकेटों के रूप में होता है, ठीक है, या पैकेटों के रूप में होता है, ओके, ठीक है सर। यानी कि ब्लैक बॉडी से ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन छोटे छोटे बंडलों या पैकेटों के रूप में होता है, ठीक है, जिन्हें क्वांटा कहते हैं या फोटोन कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जिन्हें क्वांटा कहते हैं, ओके, जिन्हें क्वांटा कहते हैं, ठीक है, जिनको हम क्या बोलते हैं बेटे? क्वांटा कहते हैं। सेकंड ऑब्जेक्शन इसका ये था कि प्रत्येक क्वांटा की जो एनर्जी होती है, प्रत्येक क्वांटा, ये सब आपने पढ़ रखा है, प्रत्येक क्वांटा की जो एनर्जी आती है वो बेटे कितनी आती है? प्रत्येक क्वांटा की जो एनर्जी होती है वो h न्यू होती है, h न्यू
होती है। एच फॉर प्लांक कांस्टेंट एंड न्यू फॉर फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट होती है। ठीक है, कितनी होती है? एच न्यू होती है। ये भी याद कर लो ठीक से, प्रत्येक क्वांटम की एनर्जी कितनी होती है बेटे? एच न्यू होती है। और एक चीज मैं तुम्हें बता दूं, मैं ब्लैक बॉडी की जो ऊर्जा होती है वो लगातार परिवर्तित नहीं होती है। मेन नियम ये होता है इसका, ध्यान देना। ब्लैक बॉडी की जो एनर्जी होती है, यानी कि ब्लैक बॉडी से एनर्जी लगातार परिवर्तित नहीं होती है। कर लोगे ना इसको याद? ठीक है साहब, चलो एक पॉइंट ये लिखो, ये बढ़िया पॉइंट है। ब्लैक बॉडी की जो एनर्जी होती है, ब्लैक बॉडी की एनर्जी लगातार परिवर्तित नहीं होती है। लगातार परिवर्तित नहीं होती है, परिवर्तित नहीं होती है। बहुत ही मेन पॉइंट है, नहीं होती है। ब्लैक बॉडी की एनर्जी लगातार परिवर्तित नहीं होती। ये सब के सब प्लांक रेडिएशन लॉ के अंतर्गत है, जितने भी नियम है। तो ब्लैक बॉडी से ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन छोटे छोटे बंडलों या पैकेटों के रूप में होता है, जिन्हें हम क्वांटा कहते हैं। और प्रत्येक क्वांटा की एनर्जी एच न्यू होती है। एच फॉर प्लांक कांस्टेंट एंड न्यू फॉर फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, ये आगे लिखवाऊंगा अभी। अब ब्लैक बॉडी की जो एनर्जी होती है वो लगातार परिवर्तित नहीं होती है, लगातार चेंज नहीं होता। क्यों नहीं होता वो भी हम चेक कर लेते हैं। आपको पता होना चाहिए कि ब्लैक बॉडी से ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण एच न्यू, 2h न्यू, 3h न्यू, 4h न्यू डॉट डॉट के फॉर्म में होता है, कभी भी इसके बीच में नहीं होता। जैसे आधा एच न्यू, 2.5h न्यू, 3h न्यू, या यानी कि 3.5 हो गया, 7.5h न्यू के रूप में कभी भी संभव नहीं होता। आप जब भी दुकान पर जाओगे, आप दुकान वालों से बोलोगे भाई हमें एक कुरकुरे का पैकेट दे दो, तो वो आपको एक पैकेट दे देगा। अगर बोलोगे कि भाई कुरकुरे का हमें आधा पैकेट दे दो, तो वो आधा पैकेट आपको नहीं बोलेगा, नहीं देगा ना, सिंपल सी बात है। तो सेम टू सेम वही कहानी है। आपको जब भी एनर्जी लेनी है वो एच न्यू, 2h न्यू, 3h न्यू के रूप में मिलेगी। कभी भी आधा एनर्जी यानी कि 1.5, 2.5, 3.5, 5.5, 6.5 एच न्यू आपको एनर्जी नहीं मिलने वाली है। ठीक है, यानी कि मैं इस पॉइंट को भी यहाँ लिखने वाला हूँ। देखो इस पॉइंट को भी मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, जरा सही समझो इस चीज़ को, बहुत जरूरी चीज़ है ये कि ब्लैक बॉडी से, काय से बेटे? ब्लैक बॉडी से। ठीक है, ब्लैक बॉडी से एनर्जी यानी कि ऊर्जा का अवशोषण, ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन, ठीक है बेटे, उत्सर्जन। ठीक है, ब्लैक बॉडी से ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन। ठीक है, क्वांटा किसके बेटे? क्वांटा की ऊर्जा के पूर्णांक गुणज के रूप में होता है। पूर्णांक गुणज के रूप में, पूर्णांक गुणज के, ठीक है, पूर्णांक गुणज के रूप में होता है। अच्छा सर ठीक है, कैसे होता है वो भी हम चेक कर लेते हैं। में होता है, कैसे होता है? अर्थात मैं लिख सकता हूं, अर्थात 1h न्यू, ठीक है, कोमा 2h न्यू, कोमा 3h न्यू डॉट 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 कैसा है? संभव है, इसकी फॉर्म में होता है। जबकि 1.5h न्यू, 2.5h न्यू डॉट 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 असंभव है। कैसा बेटा? ये हमारा कैसा? असंभव है। ठीक है, समझ में आया? ये असंभव है। अब बात यहाँ ये आती है कि जो फोटोन की मेरे पास ऊर्जा है वो एच न्यू है, यानी कि एनर्जी ऑफ क्वांटा। एनर्जी ऑफ क्वांटा कितनी है मेरे पास? एनर्जी ऑफ क्वांटा, यानी कि फोटोन भी बोलते हैं इसको हम, क्वांटा, लेकिन यहाँ पे ना क्वांटा बोला गया इसको। तो E इक्वल टू एच न्यू, कितना है बेटे? E इक्वल टू एच न्यू। और जो न्यू होता है उसको हम बोलते हैं सी वाई लैम्डा फ्रॉम, आपको पता होना चाहिए यार, आपको पता होना चाहिए कि जो न्यू होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट वो सी वाई लैम्डा के बराबर होता है, वेयर सी इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट एंड लैम्डा इक्वल टू वेवलेंथ ऑफ लाइट। ठीक है, ये सब लाइट के बारे में कहानी चल रही है अभी, क्योंकि ब्लैक बॉडी से एनर्जी प्रकाश के रूप में बाहर निकलती है, जिसको हम, यानी कि जब ब्लैक बॉडी से एनर्जी होती है वो फोटोन के रूप में बाहर निकलती है। जैसे हम धूप में खड़े होते हैं ना, तो हमें बहुत सारी एनर्जी मिलती है। जब बहुत सारी एनर्जी मिलती है तो हमें क्या मिल रहा है? फोटोन, यानी कि देखो हमें फोटोन मिल रहे होते हैं। जैसे कि देखो अब मैं धूप में खड़ा होकर धूप में, ठीक है, आपको एकदम से आप गर्म नहीं हो सकते, क्योंकि सोचो मैं धूप में जाते गर्म हो जाऊँ, तपना शुरू हो जाऊँ, नहीं हो सकते कभी भी। आपको पहले एक फोटोन मिलेगा, आपको एनर्जी मिल गई, दूसरा फोटोन मिलेगा, आपको एनर्जी मिल गई, तीसरा फोटोन मिलेगा, आपको एनर्जी मिल गई, चौथा फोटोन मिलेगा, आपको एनर्जी मिल गई। जब बहुत सारे फोटोन आपको एक साथ मिलना स्टार्ट हो जाएंगे ना, तो आपकी एनर्जी बहुत बढ़ जाएगी, आप पसीने में तर हो जाएंगे और फिर भागेंगे ठंड में, बोले चलो आप। एकदम से एनर्जी नहीं मिलेगी आपको, ठीक है, समय लगता है। और ये हमारी रियल लाइफ में भी फील होता है। अगर हम खाना खाएंगे तो हमें खाना खाने के बाद ऐसा नहीं है खाना खाते ही हमारी एनर्जी बढ़ गई, कुछ टाइम लगेगा आपको, 10, 15, 20 मिनट, आधा घंटे बाद आपकी एनर्जी बढ़ना स्टार्ट होगी। सब ये रियलिटी है, कोई फेक चीज़ नहीं होती है। तो एनर्जी ऑफ क्वांटा E इक्वल टू एच न्यू, एच फॉर प्लांक कांस्टेंट। चलो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, देखो ध्यान से, जहाँ
एच इक्वल टू क्या है बेटे, प्लांक कांस्टेंट होता है, प्लांक नियतांक, इसका मान सबको याद है 6.64 × 10⁻⁴ जूल सेकेंड। और सी क्या है मेरे पास, प्रकाश की चाल होती है, ये प्रकाश की चाल होती है, ठीक है भाई, प्रकाश की चाल होती है। चलो साहब आगे देखते हैं। और लैम्डा प्रकाश का तरंग दैर्घ्य हो गया, प्रकाश का बोल सकते हो आप, विकिरण का बोल सकते हो, जो मर्जी आपकी बोल दो यार आप, विकिरण का तरंग दैर्घ्य। चलिए साहब, अब क्या होगा, अब प्लांक ने इस नियम के आधार पर प्लांक ने एक व्यंजक ड्राइव करा, यानी कि एक व्यंजक व्युत्पन्न करा, एक फॉर्मूला व्युत्पन्न करा, और वो फॉर्मूला हम देख लेते हैं और उसी को हम करेंगे डेराइव। पहले फॉर्मूला याद कर लो, बढ़िया कि फॉर्मूला में ड्राइव कौन सा करना है, पता तो चला हमें करना क्या है, क्योंकि प्लांक ने जिस फॉर्मूले को ड्राइव करा है वो फॉर्मूला मैं तुम्हें याद करवाऊंगा और उस फॉर्मूले को करेंगे फिर बाद में हम ड्राइव। यही ट्रिक है पढ़ने की। जब तक हमें पता नहीं होगा ना कि हमें किस मंजिल पर पहुंचना है, तब तक हम वहां पहुंच नहीं सकते। जब पता चल जाएगा कि यार मंजिल हमारी ये है, तो हम उसके लिए तैयारी करेंगे, चलो यहाँ तक हमें पहुँचना है, भले ये रास्ते में चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों ना आए, पहुँचना है तो पहुँचना है, ये ठान लो बात को। अब आगे देखो जरा ध्यान से भाई इस चीज़ को देखो, इस नियम के आधार पर, इस नियम, ठीक है बेटे, इस नियम के आधार पर, ठीक है, आधार पर प्लांक ने, किसने, प्लांक ने, इस नियम के आधार पर प्लांक ने एक, इस नियम के आधार पर प्लांक ने एक व्यंजक व्युत्पन्न किया, यानी कि एक फॉर्मूला ड्राइव करा, एक व्यंजक ड्राइव किया या डेरिवेट करा, मैं वो लिख दूंगा उसको, डेरिवेट किया, ठीक है। चलो साहब, डेरिवेट किया, लो साहब, डेरिवेट किया जो निम्नलिखित है, किया जो निम्नलिखित है। चलिए साहब, जो निम्नलिखित है, जो निम्नलिखित है, बहुत ही इजी सब्जेक्ट होता है फिजिक्स ये पढ़ने वाले के लिए, अगर शुरू से पढ़ता है चैप्टर तो। चलो साहब, निम्नलिखित, आप इस पर जरा फॉर्मूले पे ध्यान देना, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, फॉर्मूला याद होना चाहिए, ई न्यू, ये भी नहीं है, क्या है ये, ई न्यू, ठीक है, इंटू डी न्यू, इंटू डी न्यू, क्योंकि हम फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन या फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट को शो करते हैं न्यू से। ई न्यू डॉट डी न्यू इक्वल टू 8 पाई एच न्यू क्यू अपॉन सी क्यू, ठीक है, डी न्यू अपॉन ई, छोटा वाला ई, लोगरिथम वाला ई, लघु गुणक वाला ई प्लस में होता है ये एच न्यू, ठीक है, एच न्यू अपॉन के टी, एच न्यू अपॉन के टी माइनस के 1, ठीक है बेटे। और ये हमें प्रूफ भी करना होगा आगे, अभी यही फॉर्मूला हमें ड्राइव करना है। पहले इस फॉर्मूले को याद करो, इस फॉर्मूले को ठीक से याद करो पहले, जब तक ये फॉर्मूला याद नहीं होगा तब तक हम आगे बढ़ने वाले नहीं हैं। पहले ये फॉर्मूला याद करो, यहाँ ई न्यू डॉट डी न्यू, ये क्या है, ये है एनर्जी डेंसिटी, क्या है बेटे, ये एनर्जी डेंसिटी, याद कर लो ठीक से। पाई कांस्टेंट है, एच फॉर प्लांक कांस्टेंट है, न्यू जो है वो फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट है या फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन है, और सी जो है स्पीड ऑफ लाइट है। डी न्यू क्या है मेरे पास, ये चेंजेस यानी कि फ्रीक्वेंसी में आवृत्ति में परिवर्तन है। एच फॉर प्लांक कांस्टेंट, न्यू आवृत्ति, और जो के है ना वो बोल्ट्जमान कांस्टेंट है, के क्या है मेरे पास यहाँ, बोल्ट्जमान कांस्टेंट है, और ये ई की पावर में है, ध्यान देना, ई की पावर में एच न्यू अपॉन के टी है। याद करो 8 पाई एच न्यू क्यू अपॉन सी क्यू डॉट डी न्यू अपॉन ई एच न्यू अपॉन के टी माइनस के 1, हो गया फॉर्मूला याद, एच न्यू अपॉन के टी माइनस के 1, फॉर्मूला याद कर लो बढ़िया करके, क्योंकि ये फॉर्मूला में ड्राइव करना, वेयर जहां लिख दो, वेयर जहां, ठीक है, वेयर जहां ई न्यू डॉट डी न्यू, ये क्या है, ये है तुम्हारे पास क्या है बेटा, ये है एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी, ओके, ये क्या है, एनर्जी डेंसिटी है। और यहाँ जो h है प्लांक कांस्टेंट है, पता है आपको, न्यू फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट है, पता है आपको, मैंने ऊपर लिख दिया होगा कहीं ना कहीं, नहीं लिखा तो इसको चलो यहाँ लिख लो आप, ये न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, फ्रीक्वेंसी क्योंकि पता चला कि क्या चीज़ है ये, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, ठीक है, ठीक है। के क्या है, बोल्ट्जमान कांस्टेंट है, चलो मैं इसको के को यहाँ लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे कहीं साइड में लिख दे रहा हूँ मैं इस के को, लिख लेना बेटा आप, के क्या है ये, के इक्वल टू बोल्ट्जमान कांस्टेंट, ठीक है, के इक्वल टू बोल्ट्जमान कांस्टेंट,
ओके, कि क्या बेटा बोल्ट्जमान कांस्टेंट है, एज फॉर प्लैंक कांस्टेंट, सारी के सारी वैल्यू मैंने तो बता दी आपको, कुछ नहीं बचा है इसमें अब, ठीक है। एनर्जी, ये एनर्जी डेंसिटी है, न्यू क्या है फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन है, और के क्या है बोल्ट्जमान कांस्टेंट है। प्लैंक लो हमारा कंप्लीट हो गया, प्लैंक रेडिएशन लो या प्लैंक लो हमारा कंप्लीट हो गया। अब बात करेंगे डेरिवेशन ऑफ प्लैंक लो की, कि किस तरह से ये वाला फॉर्मूला हमें ड्राइव करना है। फॉर्मूला याद हो गया, कह रहा हूं बार बार ये फॉर्मूला ड्राइव करियो, याद कर लो, पेपर में आ गया। दूसरा अगर उल्टा सीधा भी करके लिख के आओगे ना, ये फॉर्मूला मैंने लास्ट में लिख दोगे तो भी नंबर मिलेंगे आपको, ठीक है। इसलिए इस फॉर्मूले को याद करना बहुत जरूरी है। तो ये प्लैंक कांस्टेंट हो गया, यानी कि प्लैंक रेडिएशन लो मैंने करवा दिया। अब इसके बाद करवाते हैं डेरिवेशन ऑफ प्लैंक नियतांक, यानी कि डेरिवेशन ऑफ प्लैंक लो, जिसकी बहुत समय से तलाश थी हमने, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट जल्दी फास्ट। हो गया यहां तक? अरे ऐसी चीज हो गई, बिल्कुल सिंपल सा पॉइंट, ज्यादा बड़ा भी नहीं। ये आपके नोट्स हैं, कहीं आपको बाहर से नोट्स की पीडीएफ की जरूरत नहीं है। जो लिखवा रहा हूं ना वही वैसे वैसे पेपर में लिख के आना, ठीक है। चलो देखो फिर डाल देता हूं मैं हेडिंग, डेरिवेशन ऑफ, क्या हेडिंग है हमारा, डेरिवेशन, ठीक है सर, डेरिवेशन ऑफ प्लैंक्स लो। प्लैंक्स लो जिसको आप समझते हो ना कि यार ये बड़ा डिफिकल्ट है, असल में वही चीज़ ईजी होती है जो लगता है कि ये हम नहीं कर पाएंगे, बस वही ईजी होती है, वही तो हम कर पाएंगे, है नहीं ये बात को। तो डेरिवेशन ऑफ प्लैंक लो, अरे भैया डेरिवेशन ऑफ प्लैंक लो, मजा आने वाला। देखो सबसे पहले मैं तुम्हें मीन्स बताऊं ऑस्किलेटर का, ठीक है। ऑस्किलेटर का मतलब क्या होगा, तो ऑस्किलेटर जो होता है इसमें एक वर्ड आएगा ऑस्किलेटर। जैसे हमारा एक हाथ हो गया, हमारा ये वाला हाथ हो गया, हमारा एक हार्ट हो गया, हमारे दो फेफड़े हो गए, ठीक है, दो पैर हो गए, ये हम अपनी बॉडी के ना ऑस्किलेटर मान लेते हैं। जैसे समझा रहा हूँ मैं, ये समझना, ये सब के सब हम अपनी बॉडी के ऑस्किलेटर मान रखे हैं। और ये क्या है, ऑस्किलेटर की संख्या है, ये क्या है, ऑस्किलेटर की संख्या है, और इनसे एनर्जी बाहर निकलती है या फिर इनसे एनर्जी अंदर आती है, समझ लो, ध्यान देना। तो मान लो मेरे पास ये वाला एक हाथ, ये वाला ऑस्किलेटर हो गया, पहला ऑस्किलेटर, फिर ये वाला पहला ऑस्किलेटर हो गया मेरा, एक पैर मेरे पास ऑस्किलेटर हो गया, तो ये E1 ऊर्जा बाहर निकालता है, पैर E2 ऊर्जा बाहर निकालता है, जो हमारा दिल है वो E3 ऊर्जा बाहर निकालता है, फेफड़े हमारे E4 ऊर्जा बाहर निकालते हैं। तो ये सब के सब क्या है, हमारी बॉडी के ऑस्किलेटर होते हैं, ठीक है। ऐसी ब्लैक बॉडी आती है, और जो ये ब्लैक बॉडी होती है ना, इसमें अगर तुम 10-12 भाग कर दोगे ना इस टाइप से, ये तो प्रत्येक भाग हमारा क्या कहलाएगा, ऑस्किलेटर कहलाएगा, ठीक है। अब मान लो ये वाला ऑस्किलेटर N1 है, ये वाला ऑस्किलेटर मेरे पास N2 है, मान लो ये वाला ऑस्किलेटर मेरे पास N3 है, तो मेरे दोस्त ये जो निकालेगा ना, ये E1 ऊर्जा बाहर निकालेगा, ये E2 ऊर्जा बाहर निकालेगा, ये वाला E3 ऊर्जा बाहर निकालेगा। और एक खास बात मैं बता दूं, अब बहुत सारे N1 ऑस्किलेटर होंगे, जैसे मेरा एक हाथ है ये भी N1 है, ये वाला हाथ है तो ये भी N1 ही होगा। अगर मेरा एक पैर N2 है तो दूसरा पैर भी N2 होगा, जितनी एनर्जी ये बाहर निकालेगा उतनी एनर्जी ये बाहर निकालेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि यार ये 100 किलो का भार उठा देगा और ये 10 किलो का भार उठागा, ठीक है। एनर्जी क्या करेंगे, बराबर बाहर निकालेंगे, समझ लो चीज को। वैसे तुम्हारे पास अगर ये वाला ऑस्किलेटर N1 है तो ये वाला ऑस्किलेटर मैंने मान लिया ये वाला भी N1 होगा, तो ये भी क्या करेगा, E1 एनर्जी बाहर निकालेगा, ठीक है। समझ में आया। तो पहले मैं मान रहा हूं, पहले तो मैंने क्या माना, मैंने भैया माना क्या मानता हूं, माना ऑस्किलेटर की संख्या, माना ऑस्किलेटर की संख्या, ठीक है, ऑस्किलेटर, माना ऑस्किलेटर की संख्या, ठीक है बेटे। क्रमशः कितनी मान ली मैंने, N1 मान ली, ठीक है, N2 मान ली, N3 मान ली, डॉट 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 N, ठीक है। N जो N है वो क्या है मेरे पास, ऑस्किलेटर की संख्या है। अब क्या पता कितने ऑस्किलेटर है, अब क्या पता ये कितने हैं, ये कितने हैं, ये कितने हैं, मैंने मान लिया N होंगे, बहुत सारे हैं, अनेक हैं, तथा कुल ऑस्किलेटर की संख्या, तथा कुल ऑस्किलेटर की संख्या, ध्यान देना, कुल ऑस्किलेटर की संख्या, ये मालूम है मैं कितनी बेटे N है, कितनी मान ली मैंने N है। तब अब कुल ऑस्किलेटर की संख्या जो होगी मेरे पास वो N बराबर होगी बेटे, N बराबर N0 प्लस N1 प्लस N2 प्लस N3 प्लस डॉट 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 प्लस NN। लाइन को समझना बहुत इजी है यार, किसने बताया आपको डिफिकल्ट है, किसने कहा कि प्लैंक कांस्टेंट ड्राइव करना डिफिकल्ट है, बिल्कुल इजी है। देखो हो गया था ना कंप्लीट, ठीक है। N बराबर N0 प्लस N1 प्लस N2 प्लस N3 प्लस डॉट डॉट प्लस N। यहाँ तक क्लियर हुआ, यहाँ तक क्लियर हुआ, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अब जब यहाँ तक क्लियर होगा तो आगे भी समझ जाओगे।
फ्रॉम बोल्ट्स, मैक्सवेल लिखो पहले, मैक्सवेल भी आता है इसमें, मैक्सवेल भी टांग अड़ा देते हैं इसमें, मैक्सवेल, फ्रॉम मैक्सवेल बोल्ट्स मान लॉ, ठीक है, यानी कि मैक्स बोल्ट्जमान नियम से, ठीक है, आपने पढ़ रखा होगा। मैं लिखवा रहा हूं यहां पे देखो एन आर इक्वल टू, दिख रहा है ना आपको, क्योंकि बहुत बड़ा डेरिवेशन हो रहा है इसमें छोटा लिखना पड़ रहा है। एन आर इक्वल टू, चलो साहब दूसरा मार्कर यूज करते हैं, एन आर इक्वल टू एन नोट, एन आर इक्वल टू एन नोट और ई की पावर, ध्यान देना बेटा लाइन पे, ई की पावर माइनस के ई आर, ठीक है, और अपोन हो जाएगा मेरे पास के टी, कितना होगा बेटा अपोन के टी। ध्यान देना इस पे लाइन पे के जो है वो बोल्ट्जमान कांस्टेंट है, तो एन आर बराबर एन जीरो ई की पावर माइनस के ई आर अपॉन के टी। आर जो है ना, आर वेयर आर इक्वल टू वो नंबर है, आर इक्वल टू क्या है बेटा 1 होगा 2 होगा 3 होगा डॉट 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 कुछ भी रख सकते हो, ठीक है। तो एन इक्वल टू जहाँ एन नोट है वहाँ मैं एन नोट ऐसे रख दूंगा, रख दिया मैंने प्लस, ठीक है। अब मेरे पास आर की जगह, क्योंकि आर इक्वल टू 1 2 3 से स्टार्ट है, तो मेरे पास आर की जगह क्या आएगा 1 आएगा, तो यहाँ भी क्या आएगा मेरे पास 1 आ जाएगा, ठीक है। चलो साहब, तो ये पूरे का पूरा मान रखूंगा 1 की जगह एन नोट और ई की पावर माइनस के आर की जगह लगा दो बेटे कितना E1 लगा दो, E1 अपॉन के टी, E1 अपॉन के टी, ठीक है, प्लस अब आ गया N2, N2 की जगह मैं क्या लगाऊंगा N2, ठीक है, ये N2 की जगह N नोट और E की पावर N2 और ये आ जाएगा मेरे पास कितना बेटे, ये आ जाएगा तुम्हारे पास E2, ये आ गया E2 अपॉन के टी प्लस फिर एन नोट की जगह एन नोट ऐसी रह जाएगा मेरे पास, फिर ई की जगह क्या आ जाएगा मेरे पास, जरा मुझे बताओ बेटे, ई की जगह आ जाएगा मेरे पास कितना ई की पावर हो जाएगा माइनस के E3 अपॉन के टी, ठीक है, समझो आराम आराम से, प्लस डॉट 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 प्लस एन नोट, ठीक है, प्लस एन नोट, ओके। एन नोट ई की पावर मेरे पास क्या आ जाएगा एन आ जाएगा, देखो एन एन है तो ई की पावर हो जाएगा मेरे पास ई एन अपॉन कितना होगा मेरे पास के टी हो जाएगा ये। अब देखो जरा यहाँ से, मुझे यहाँ से बेटे मिल रहा कॉमन, मुझे कितना मिल रहा, मुझे कॉमन कितना मिल रहा है, मुझे कॉमन मिल रहा है एन नोट, ठीक है, एन नोट सब में एन नोट है, तो एन नोट बाहर खींच लो साहब, मैंने एन नोट बाहर खींच लिया, तो मेरे पास यहाँ रह जाएगा 1 प्लस एन नोट, ठीक है, और ई की पावर हो जाएगा माइनस के E1 बटा हो जाएगा मेरे पास कितना बेटे के टी, तो तुम्हें लिखना ही पड़ेगा, प्लस ई की पावर माइनस के E2 अपॉन के टी प्लस ई की पावर माइनस के E3 अपॉन के टी प्लस डॉट 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 प्लस ई की पावर माइनस के EN अपॉन के टी, ओके। अब मैं क्या करने वाला हूँ, देखो आपको कुछ नहीं पता है, अब हमें क्या करना है, एन नोट में ऐसे लिख दे रहा हूँ 1 प्लस, ध्यान देना ज़रा, एन नोट और जो मेरे पास E1 है, इस E1 का मान कितना होगा, E1 का मान होगा h न्यू, ठीक है, और E2 का मान होगा 2h न्यू और E3 का मान होगा कितना बेटे 3h न्यू और E4 का नाम कितना होगा तुम्हारे पास 4h न्यू, ऐसी डॉट 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 En का मान कितना हो जाएगा तुम्हारे पास hh न्यू, ठीक है, NH न्यू। अब एन नोट तो मैंने कॉमन ले लिया है, क्योंकि ये वाला एन नोट मेरे पास बाहर चला गया तो कुछ है नहीं है, तो खाली मैं प्लस लगा दूंगा, ठीक है, यहाँ मिस्टेक होगी थोड़ी सी, तो एन नोट एन नोट एन नोट एन नोट सब में से मैंने क्या कर लिया कॉमन ले लिया, ठीक है। अब मेरे पास क्या रहेगा, देखो ये मेरे पास E जहाँ E1 है वहाँ आ जाएगा मेरे पास h न्यू अपॉन के टी, आ गया, ठीक है, प्लस जहाँ E2 है वहाँ आ जाएगा 2h न्यू अपॉन के टी, आ गया, ठीक है, प्लस जहाँ E3 है वहाँ आ जाएगा मेरे पास 3h न्यू अपॉन के टी, आ गया, इसमें भी के टी है बेटे, ये ध्यान देना, प्लस डॉट 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 प्लस E जहाँ मेरे पास n है वो आ जाएगा NH न्यू अपॉन के टी, ठीक है। चलो साहब ये मेरे पास इतना हो गया कंप्लीट, ठीक है। अब आगे देखते हैं ज़रा, थोड़ा सा हम आगे हम चेक कर लेते हैं, ठीक है। एन नोट तो मैंने कॉमन ले लिया है, आगे ध्यान देना 1 प्लस, अब मैं मान लूँगा लेट क्या मानूंगा मैं यहाँ पे, मैं मान लेता हूँ माना लेट, मान लो भैया जो h न्यू अपॉन के टी है ना, h न्यू अपॉन के टी इसको मान लिया मैंने कितना बेटे x, इस h न्यू अपॉन के टी कितना मान लिया मैंने x। अब जहाँ पे h न्यू अपॉन के टी है वहाँ पे मैं x रख दूंगा और मेरा काम हो जाएगा। अरे यार किसने कहा आपसे ये डिफिकल्ट है भैया,
तो चलो साहब रख दो, लो 1 प्लस ई की पावर माइनस के एक्स, फिर ई की पावर माइनस के 2x, फिर ई की पावर माइनस के 3x, फिर प्लस डॉट 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 प्लस ई की पावर माइनस के nx। हो गया। अच्छा ठीक है, ये मेरे पास n नोट रहेगा 1 माइनस ई की पावर माइनस एक्स की घात माइनस के 1 हो जाएगा। यहाँ मैंने एक्सपोनेंशियल थ्योरम लगा दी, यानी कि द्विघात प्रमेय लगा दी मैंने यहाँ पे चैप्टर 11th क्लास में मैथमेटिक्स में चैप्टर दे रखा, बहुत बड़ा चैप्टर है, तो पढ़ लेना बड़े करके, बस खाली थ्योरम में लगानी है। ठीक है, आप इसको याद कर लेना, जहाँ तक हो सके याद ही कर लेना इसको। 1 माइनस ई की पावर माइनस एक्स माइनस के 1। ठीक है, अब एक्स का मान लगा दो, एक्स का मान मत लगाओ, ये जो गुणा वाला है ना ये अपोन में लेकर आओ उठा के। चलो साहब मैं अपोन में लेकर आ रहा हूँ। चलो पहले मान लगा दो, मान लगा दो बेटे पहले। 1 माइनस ई की पावर जहाँ एक्स है वहाँ मैं कितना रख दूंगा, कितना रख दूंगा सर? अरे सर रख दो एच न्यू अपॉन के टी। हाँ सर यही तो कह रहा था मैं भी, है भाई माइनस के 1। लेकिन अभी ये काय में दिखाई दे रहा है हमें माइनस 1 है, अगर नीचे लिखा होगा तो घात कहाँ पहुँच जाएगी, प्लस में पहुँच जाएगी। चलो साहब इसको हटा दे रहा हूँ मैं, और इसको मैं काय में लगाता हूँ, प्लस में लेकर आता हूँ। ठीक है, नीचे जाके तो मेरे पास कुल मिलाकर बात यह है कि बस यही है। ठीक है, ऊपर एन नोट रह जाएगा और अपोन में आ गया मेरे पास 1 माइनस ई की पावर 1 माइनस ई की पावर माइनस के एच न्यू अपॉन के टी। ठीक है बेटा, ये मेरे पास डेटा इतना आ गया, ये के टी है। ठीक है, क्या करें यार, बड़ा छोटा लिखना पड़ रहा, तो ये मेरे पास के टी आ गया। ठीक है, इसको हम समीकरण नंबर 1 बना लें, बना लो सर। ध्यान देना बेटा इस लाइन पे, ये एक पार्ट इसका हल हो गया, ऐसे ऐसे अभी हमें 3 पार्ट और हल करने हैं। ठीक है, ये इसका एक पार्ट हल हो गया। ध्यान देना, n बराबर n नोट 1 माइनस ई की पावर माइनस एच न्यू अपॉन के टी, ये डेटा हमारा आ गया कंप्लीटली। घबराओगे तो नहीं, डर तो नहीं लग रहा है चीज़ से, बहुत ईजी है। n बराबर n नोट अपॉन 1 माइनस ई माइनस एच न्यू अपॉन के टी। ठीक है, ये मेरे पास क्या आ गया, ये टोटल नंबर निकल का, टोटल नंबर ऑफ ऑस्किलेटर के, है ना। तो इसका एक पार्ट हल हो गया। अब इसका सेकंड पार्ट हल करते हैं, तो यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद देखते हैं फिर। तो अब देख लेते हैं टोटल एनर्जी। ठीक है, यानी कि टोटल एनर्जी ऑफ ऑस्किलेटर। चलो साहब देख लेते हैं, मैं मान लेता हूं पहले, माना टोटल एनर्जी कितनी है बेटे, टोटल एनर्जी। ठीक है, टोटल एनर्जी कैपिटल ई हो तो, कैपिटल ई हो तो, चलो साहब टोटल एनर्जी कैपिटल ई हो तो, कैपिटल ई हो तो मेरे पास ई बराबर कितना आएगा जरा मुझे बताना भाई। मेरे पास ई बराबर आ जाएगा, यहां से मैं लिखना शुरू करता हूं थोड़ा सा। ई बराबर मेरे पास आ जाएगा ई नोट प्लस के ई1 प्लस के ई2 प्लस के ई3 प्लस के डॉट 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 प्लस के बेटे ई एन। ठीक है, सही है सही है सही है सर, मजा आ गया। अब देखो जरा, यहाँ तो मेरे पास एनर्जी जो है ना वो 0 होगी। ठीक है, क्योंकि ई 0 है तो एनर्जी भी इसकी 0 होगी। लेकिन मैं ई1 पर आ गया तो मेरे पास एनर्जी हो जाएगी, देखो ध्यान देना बेटे, N1 और एच न्यू, N1 और एच न्यू। ठीक है, चलो साहब N1 और एच न्यू प्लस ई2 पर आ गया N2 2h न्यू प्लस ई3 पर आ गया N3 और 3h न्यू। ठीक है साहब, चलो प्लस डॉट 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 प्लस कैपिटल एन। ठीक है, और ये आ जाएगा मेरे पास कितना बेटे, ये कैपिटल एन ये आ जाएगा मेरे पास एन एच न्यू। ठीक है, अब देखो मुझे कुछ यहाँ से कॉमन मिल जाएगा, ये तो मेरे पास 0 हो गया, लेकिन मुझे यहाँ से एच न्यू कॉमन मिल रहा है, तो मैंने भी एच न्यू कॉमन ले लिया। एच न्यू कॉमन लिया तो मेरे पास क्या रह गया बेटे, N1 रह गया, मेरे पास 2N2 रह गया। ठीक है, फिर मेरे पास 3N3 रह गया, और फिर मेरे पास डॉट 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 प्लस एच न्यू कॉमन आ गया, तो मेरे पास रह गया एन, ये रह गया मेरे पास डेटा। अच्छा जरा N1 का मान लगा दो आप। N1 का मान कितना है, बोल्ट्जमान कांस्टेंट से, यानी कि मैक्सवेल बोल्ट्जमान लो से जो N1 की वैल्यू आएगी निकल के, वो आएगी मेरे पास ई की पावर माइनस के एच न्यू अपॉन के टी। ठीक है, फिर प्लस के ई, और वो भी काय में एन नोट हमारा रहेगा साथ में, ये एन नोट तो हटने वाला है नहीं। ठीक है, ये एन नोट तो हमारा साथ रहता। ठीक है, ये मेरे पास रह गया एन नोट ई की पावर माइनस के एच न्यू अपॉन के टी। अब मेरे पास 2 ऐसे रह जाएगा 2, फिर मेरे पास क्या होगा बेटे एन नोट और ई की पावर माइनस के एच न्यू अपॉन के टी। पर इस बार कितने हैं ये, क्योंकि मेरे पास N2 है तो यहाँ 2 से हमें मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक है, प्लस 3N3 है तो 3 मैंने ऐसे लिखा, 3N नोट और ई की पावर माइनस के कितना है मेरे पास 3H न्यू अपॉन के टी। ठीक है, अगर
पहला ऑस्किलेटर है तो खाली एच नहीं होगा, दूसरा है तो 2 आ जाएंगे, तीसरा है तो 3 आ जाएंगे। यही हमारी गणित चलती आ रही है। प्लस अगर डॉट 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 प्लस कितना है मेरे पास, एन एन है, यानी कि प्लस मेरे पास ये एन ऐसे रहेगा, एन नोट आ जाएगा मेरे पास, और ई की पावर आ जाएगा बेटे तुम्हारा कितना, एन एच न्यू अपॉन के टी। ठीक है, चलिए साहब ब्रैकेट बंद कर दो, इसको लगा दिया होगा आपने ब्रैकेट। अब यहाँ से मैं एन नोट, ठीक है, और ई की पावर माइनस के एच न्यू के टी में कॉमन ले लूँगा। ठीक है, ये मैंने यहाँ से कॉमन ले लिया। ठीक है, तो एन नोट और ई की पावर माइनस के एच न्यू के टी मैंने जब कॉमन लिया तो ये मेरे पास रह जाएगा 1, तो यहाँ रह जाएगा मेरे पास 2। ठीक है, कितना बच जाएगा मेरे पास बेटे, यहाँ जब मैंने कॉमन लिया तो यहाँ रह जाएगा मेरे पास 2 ई की पावर, क्योंकि मैंने ये रह जाएगा मेरे पास ई की पावर माइनस के एच न्यू अपॉन के टी, क्योंकि मैंने यहाँ से देखो एन नोट कॉमन ले लिया तो एन नोट समय से बाहर आ ही जाएगा निकल के हमारा। ई की पावर माइनस के एच न्यू अपॉन के टी है, जब मैंने ई बराबर एच न्यू अपॉन के टी मैंने बाहर लिया, ठीक है, तो यहाँ से भी एक बाहर आगा, यहाँ से भी एक बाहर आगा, और यहाँ से भी क्या आगा बेटे, एन में से भी एक बाहर आगा निकल के, तो ये 2 की जगह मेरे पास 1 हो जाएगा, और 3 एन नोट, और इसकी जगह हो जाएगा मेरे पास 2 एच न्यू अपॉन के टी। ठीक है, एच न्यू अपॉन के टी प्लस डॉट 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 प्लस, अब जो मेरे पास एन है वो ऐसे लिखो, एन एन नोट, क्योंकि कॉमन आ गया एन नोट, तो मेरे पास खाली क्या बचेगा ई, और मैंने यहाँ से कॉमन लिया तो ये आ जाएगा माइनस के एन माइनस के 1 मतलब 1 कम कर दिया मैंने, एन में से मैंने 1 कम कर दिया है, बाकी मेरे पास ऐसे रहेगा एच न्यू अपॉन के टी। ठीक है, सही है सर। लेट मान लो, माना लेट माना मैंने मेरे पास एच न्यू अपॉन के टी को मान लूँगा मैं कितना बेटे, एक्स, कितना मान लिया मैंने, एक्स मान लिया। तो अब मेरे पास डेटा कुछ ऐसे मिलेगा, एच न्यू एन नोट और ई की पावर माइनस के एच न्यू अपॉन के टी, और ये मिल जाएगा मुझे 1 प्लस 2 ई की पावर हो जाएगा माइनस के एक्स। ठीक है, तो फिर 3, क्योंकि मेरा यहाँ से ये एन नोट बाहर जा चुका है तो भाई मेरे पास यहाँ खाली 3 बचेगा। ठीक है, यहाँ खाली कितना बचेगा मेरे पास, 3 बचेगा, एन नोट नहीं मिलेगा तो 3, ये आ जाएगा मेरे पास 3 ई की पावर माइनस के 2x प्लस डॉट 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 प्लस एन ऐसे रहेगा मेरे पास। ठीक है, और ई की पावर माइनस के एच न्यू अपॉन के टी, माइनस के एच न्यू अपॉन के टी को मैंने कितना मान रखा है, एक्स, तो यह आ जाएगा एन माइनस के 1, खाली एन माइनस के 1 बचेगा मेरे पास यहाँ, क्योंकि एच न्यू अपॉन के टी मेरे पास। ठीक है, इतना रह जाएगा मेरे पास ये। ठीक है, ये इतना रह गया मेरे पास। ठीक है, एन ई करेक्ट है, बिल्कुल सही है, देख लो, हाँ सही है बिल्कुल। चलो साहब, इसको मैं लिखता हूँ एच न्यू एन नोट ई की पावर माइनस के एच न्यू अपॉन के टी, और यहाँ फिर से प्रे में लगा दो, मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग प्रे में लगेगी यहाँ पे एक 1 माइनस और ई की पावर एक्स। ठीक है, ई की पावर माइनस एक्स, ई की पावर माइनस के एक्स, सब में माइनस है तो माइनस लगेगा, और इसकी जगह मेरे पास क्या रह जाएगा यहाँ, क्योंकि मैंने एच न्यू अपॉन के टी की जगह एक्स माना तो यहाँ मेरे पास क्या रह जाएगा, एक्स रह जाएगा। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा मेरे पास माइनस के 2। ठीक है, यहाँ आ जाएगा माइनस के 2। अब इसको जो नीचे लेकर आओ अपोन में, चलो मैं इधर लेकर आ रहा हूँ अपोन में, इसको यहाँ मैं ले आता हूँ, तो ये आ जाएगा मेरे पास कितना बेटे, ये आ गया तो निकल के मेरे पास एच न्यू नोट। ठीक है बेटे, और ई की पावर माइनस के एच, इसको जो थोड़ा सा निकाल के लिख लो, ये तो ऊपर लिखा जा रहा है ये यहाँ से लिखो, एच न्यू एन नोट। ठीक है सर, और ई की पावर है माइनस के एच न्यू अपॉन के टी। ओके, और अपोन में हमारा क्या जाएगा, जरा मुझे बताओ भाई, अपोन में क्या जाएगा, अपोन में आ जाएगा 1 माइनस के और ई की पावर माइनस के एक्स का कितना जाएगा तुम्हारे पास 2, घात आ जाएगी हमारे पास प्लस में। ठीक है, एक्स का मान लगा दो, ये अलग लिख लो, एन नोट एच न्यू अलग लिख लो, और ई की पावर माइनस के एच न्यू अपॉन के टी ये बेटा अलग लिख लो, और अपोन में कितना है मेरे पास, अपोन में कितना आया है 1 माइनस के ई की पावर माइनस एक्स की वैल्यू कितनी है, एच न्यू अपॉन के टी। ठीक है, ध्यान देना बेटा, ये नीचे का ले लो थोड़ा, 1 माइनस ये एच न्यू अपॉन के टी। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी किसकी, जो हाँ एक्स था मैंने एक्स की वैल्यू लगा दी एच न्यू अपॉन के टी, तो ये मेरे पास आ गया माइनस में। ठीक है, ये आ गई मेरे पास टोटल एनर्जी, ई का मान निकल गया हमारा ये। ठीक है, ये ई का मान फाइंड हो गया। इक्वेशन नंबर कर लेंगे इसको 2। ठीक है, इक्वेशन कर लेंगे इसको हम 2, लाइन पे ध्यान देना, ये इक्वेशन नंबर मैंने कर दी 2। अब निकाल लेंगे एवरेज एनर्जी ऑफ पर यूनिट ऑस्किलेटर, एवरेज एनर्जी ऑफ पर यूनिट ऑस्किलेटर। ठीक है, यानी कि प्रत्येक ऑस्किलेटर की एनर्जी कितनी आएगी, प्रत्येक ऑस्किलेटर की औसत एनर्जी कितनी आएगी। ठीक है, यानी कि मैं निकाल देता हूं, तो मुझे कुछ नहीं करना पड़ेगा, एक छोटा सा फॉर्मूला लगाना है,
वो मैं लगा दूंगा देखो अभी, यानी कि एवरेज, ठीक है, एवरेज एनर्जी ऑफ पर यूनिट ऑस्किलेटर, ठीक है, ऑस्किलेटर। तो वो आएगा मेरे पास ई बार बराबर हो जाएगा ई अपॉन एन, ई बार बराबर ई अपॉन एन, ठीक है, ई बार बराबर ई अपॉन एन। जल्दी फास्ट इसका स्क्रीनशॉट ले लो, पूरा हो गया ये, मैं इसको इरेज करने वाला हूँ। चलो साहब इसको हटा देता हूँ मैं, बस आने वाला हो गया काम, बस थोड़ा सा और रह गया बस ये, ठीक है। चलो साहब ई का मान लगाओ, ई का मान कितना, मैं यहाँ लगाऊंगा क्योंकि बहुत बड़ा होने वाला है ये। तो मेरे पास ई बार बराबर आएगा, देखो ये लाइन पे ध्यान देना, ई बार बराबर आएगा, ई का मान कितना आया है, अरे गुरुजी ई का मान आया है मेरे पास एन नोट एच न्यू, ठीक है सर आ गया है, और ई की पावर माइनस के एच न्यू अपॉन के टी। आराम से करो क्योंकि बहुत ज़्यादा मिस्टेक होती है इसमें भैया बहुत ज़्यादा मिस्टेक होने वाली हैं, ठीक है। चलो ये मान आ गया, चलो ठीक है, इतना मान मेरे पास मिल गया मुझे ये, और ये मिला मुझे 1 माइनस के ई की पावर माइनस के एच न्यू अपॉन के टी, ठीक है। ये मेरे पास डेटा इतना मिल गया। चलिए साहब, और कितना मेरे पास का होल ट्वाइस, जैसे मिस्टेक यहाँ हो गई, यहाँ 2 है तो यहाँ भी क्या आएगा मेरे पास 2 आएगा, ठीक है, 2 लगा लेना इसको आप पूरे को, ठीक है। यहाँ 2 है तो मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ भी 2 आ जाएगा, और यहाँ भी मेरे पास क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। अब अपॉन मुझे भाग किससे करनी है, एन नोट से। समीकरण नंबर 1 देखो, समीकरण नंबर 1 किसके बराबर है, समीकरण 1 में मेरे पास है एन नोट अपॉन, ध्यान देना मेरे लाइन पे, 1 माइनस के एन नोट अपॉन 1 माइनस के ई की पावर कितना है, ई की पावर है माइनस के एच न्यू अपॉन के टी। यही तो था बेटे, इतना डेटा हमारा ही आ गया। उल्टा कर दो इसको, अब उल्टा कर दो, उल्टा का मतलब ये होगा कि उल्टा और सीधा होता है। अच्छा, एच न्यू ई की पावर हो गया माइनस के एच न्यू अपॉन के टी, ठीक है, ये मेरे पास ई की पावर है। चलिए साहब अपॉन 1 माइनस ई की पावर एच न्यू अपॉन के टी का स्क्वायर, है ना। उल्टा कर दो, 1 माइनस ई की पावर माइनस एच न्यू अपॉन के टी, और अपॉन में कितना जाएगा तुम्हारे पास, एन नोट आ जाएगा, ठीक है। अब देखो ये एन नोट से एन नोट खल्लास हो गया, और 1 माइनस 1 से ये 1 कट जाएगा, क्योंकि ये मेरे पास 1 है, ये 2 है, तो 1 से ये 1 कटेगा, तो मेरे पास सिर्फ डाटा बचेगा इस समय एच न्यू, ठीक है, और ई की पावर माइनस के एच न्यू अपॉन के टी, और अपॉन में आ जाएगा मेरे पास 1 माइनस के ई बराबर माइनस के एच न्यू अपॉन के टी, ठीक है। ये बराबर डाटा मेरे पास इतना आ गया, ठीक है। अब मैं एक काम करता हूँ, ऊपर और नीचे ध्यान देना, ई माइनस एच न्यू अपॉन के टी से भाग कर दे रहा हूँ, तो इसका मतलब है ये कट जाएगा इससे, ये इस टाइप से भाग कर दूँ, दिखाऊँ भाग करके फिर। चलो साहब मैं ले दे रहा हूँ कि ई बराबर माइनस के एच न्यू अपॉन के टी से क्या करने पर बेटे, भाग करने पर। चलो साहब आप भाग करो खुद से, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फास्ट ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, ठीक है। यहाँ 2 लगा लेना, मिस्टेक हो गई थी। चलिए साहब हटा दें फिर इसको यस कर दूँ, ठीक है साहब। चलो देखो करो भाग, जब भाग करोगे तो कुछ मुझे मिलेगा कुछ इस टाइप से, देखो तो जब भाग करोगे यानी कि ई माइनस एच न्यू अपॉन के टी से भाग, गुणा और भाग दोनों करने पर, ऊपर भी भाग करो और नीचे भी भाग करो, ठीक है, ऊपर भी भाग करो नीचे भी भाग करो, ये वाला उठा गया इसके अपॉन में ले आओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब भाग करोगे तो कुछ भाग ऐसा होगी कि 1, जब भाग करोगे तो ये तो मेरे पास डाटा 1 हो जाएगा इस टाइप से, देखो ये हो गया मेरे पास डाटा 1 एच न्यू, और ऊपर तो मेरे पास 1 बन गया, ठीक है, और अपॉन में रह गया मेरे पास 1 माइनस के ई की पावर माइनस के एच न्यू अपॉन के टी, ठीक है, और करनी है मुझे भाग इसकी। चलो साहब भाग कर दो, इसमें किससे भाग करनी है मुझे, ई बराबर माइनस के एच न्यू अपॉन के टी से, ठीक है। चलो साहब इससे जब भाग करोगे आप तो देखोगे भाग करने पर तो ये इसके अपॉन में चला जाएगा और इससे ये कट जाएगा, ये इसके अपॉन में जाएगा, ये इससे ये कट जाएगा। जब ऊपर लेके जाओगे तो घात कहाँ पहुंच जाएगी हमारी, प्लस में पहुंच जाएगी। तो कुछ इस टाइप से मुझे ई बार का मान मिल जाएगा, इस टाइप से मुझे ई बार का मान मिलेगा। इसको मैं थोड़ा सा नीचे करके लिखूँ क्योंकि यार बहुत बड़ी चीज़ें हैं ये। तो ये मिल जाएगा मुझे एच न्यू अपॉन, ठीक है, ई की पावर एच न्यू अपॉन के टी, प्लस में मिलेगा मुझे बेटा ये अपॉन के टी, और माइनस के 1 हो जाएगा मेरा ये, ठीक है। इस टाइप से मुझे ये एवरेज वैल्यू यानी कि एवरेज एनर्जी मिल गई। अब एक चीज़ और देख लो, न्यू प्लस डी न्यू फ्रिक्वेंसी रेंज में और
प्रति यूनिट ऑस्किलेटर की जो संख्या होती है वो किसके बराबर होती है वो भी हम चेक कर लेते हैं, ठीक है। यानी कि न्यू प्लस डी न्यू फ्रीक्वेंसी रेंज में, फ्रीक्वेंसी रेंज में प्रति यूनिट ऑस्किलेटर की संख्या, ऑस्किलेटर की जो संख्या होती है, संख्या वो बराबर होती है 8 पाई न्यू स्क्वायर डी न्यू अपॉन सी क्यू के बराबर होती है, के बराबर होती है, ठीक है। अतः इसके बराबर होती है, लाइन पे ध्यान देना बेटे। तो न्यू प्लस डी न्यू फ्रिक्वेंसी रेंज में प्रति यूनिट ऑस्किलेटर की जो संख्या होती है वो 8 पाई न्यू स्क्वायर डी न्यू अपॉन सी क्यू के बराबर होती है। अच्छा सर बराबर होती है तो उसका मतलब मेरे पास जो एनर्जी वो निकल कर आती है ना, एनर्जी डेंसिटी जो निकल कर आती है ई न्यू, लाइन पे ध्यान देना, ई न्यू डॉट डी न्यू एनर्जी डेंसिटी इक्वल टू किसके बराबर होती है मेरे पास 8 पाई न्यू स्क्वायर डी न्यू अपॉन सी क्यू। और जो मेरे पास एवरेज एनर्जी निकल कर आई है ई बार का मान कितना एवरेज निकल के एच न्यू अपॉन कितना आया मेरे पास ई एच न्यू अपॉन के टी, ठीक है। माइनस से कितना मेरे पास 1 है, कितना बेटा माइनस का मेरे पास 1 है, ठीक है। ये मेरे पास डेटा निकल कर आया। चलो साहब मैं इसको एरेस्ट कर दूं, इसका भैया स्क्रीनशॉट लेते रहना आप लोग। चलिए साहब देखो जरा ध्यान से, आ गया था ना। अब मेरे पास क्या हो जाएगा, अब मेरे पास ये आ जाएगा कि जो मेरे पास एनर्जी डेंसिटी आई है ई न्यू डॉट डी न्यू निकल के बराबर, देखो कुछ नहीं करना है, एक न्यू से एक न्यू जोड़ दो, न्यू से न्यू 2 और 1 3 और एच, तो यह जाएगा मेरे पास 8 पाई एच न्यू क्यू अपॉन कितना है मेरे पास सी क्यू, ठीक है। और डॉट रह गया मेरे पास डी न्यू और अपॉन मेरे पास क्या गया बेटे ई के पावर माइनस के एच न्यू अपॉन के टी, माइनस से कितना मेरे पास 1 है, ठीक है। और यही क्या है मेरे पास, यह है प्लांक का नियम है, क्या बेटे यह है प्लांक रेडिएशन लॉ है, यह है प्लांक रेडिएशन, यह है प्लांक रेडिएशन, ठीक है बेटा, लो है, ठीक है। अब एक चीज और देख लो, आपने पढ़ रखा है फ्रीक्वेंसी सी बराबर न्यू बराबर होता है सी बाई लैम्डा, न्यू बराबर कितना होता है बेटे, न्यू बराबर होता है सी बाई लैम्डा। और एक चीज मैं और बताऊं, और डी न्यू बराबर होता है सी बाई लैम्डा स्क्वायर, ठीक है। रखने पर रख दो, पर यहाँ रख दो, तो ये एनर्जी डेंसिटी ई न्यू डॉट डी न्यू बराबर 8 पाई, जहाँ न्यू क्यू है वहाँ मैं रख दूंगा कितना सी क्यू अपॉन लैम्डा क्यू, ठीक है, रख दिया मैंने। और अपॉन में कितना बेटे सी क्यू है, ठीक है। और डी न्यू की जगह मैं रखूंगा सी अपॉन लैम्डा स्क्वायर, ठीक है। लैम्डा क्या यानी कि वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन, लैम्डा क्या वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन, तो न्यू लैम्डा नोट स्क्वायर कर दिया मैंने, जहां मेरे पास डी न्यू है वहां मैंने सी अपॉन लैम्डा स्क्वायर रख दिया। और मेरे पास ई ऐसे रह जाएगा, और जहां न्यू है न्यू की जगह सी वाई लैम्डा आ जाएगा, न्यू की जगह सी वाई लैम्डा आ जाएगा, ठीक है। माइनस कितना होगा तुम्हारे पास 1 आ जाएगा। तो जब न्यू की जगह मेरे पास सी वाई लैम्डा आ गया तो अपॉन में कितना मेरे पास के टी है, तो मेरे पास के टी ऐसे रहेगा, यहाँ के टी लैम्डा हो जाएगा, ठीक है, एस सी वाई के टी लैम्डा। और ये आ जाएगा तुम्हारे पास माइनस के 1, जब मैंने न्यू की जगह सी वाई लैम्डा रखा तो एच सी अपॉन के टी लैम्डा मेरे पास ऐसे का ऐसे मिल जाएगा मुझे। अब क्या होगा देखो, सी क्यू से सी क्यू मेरे पास क्या होगा, कट जाएगा, ठीक है। तो मेरे पास जो एनर्जी डेंसिटी बचेगी वो कितनी बच रही है 8 पाई एच, एक सी मेरे पास ये रहेगा। अब देखो 3 और 2 मिलाएंगे कितने तुम्हारे पास 5 हो जाएंगे, तो ये लैम्डा क्यू आ जाएगा अपॉन में, ठीक है, आ गया मेरे पास। और ऊपर रह जाएगा मेरे पास कितना, कुछ नहीं बचेगा ऊपर मेरे पास रहेगा 1 अपॉन, यहाँ कुछ नहीं बचा है भाई 8 पाई एस सी, एक रह जाएगा मेरे पास ई बराबर हो जाएगा माइनस के एस सी वाई, और कितना रहेगा मेरे पास के टी लैम्डा माइनस के 1, ठीक है। ये आ गया, ये भी मेरे पास क्या प्लांक कांस्टेंट है, किसके स्टेप में, किसके पदों में, यह है तरंगदैर्घ्य के पदों में, ठीक है, जहां लैम्डा क्या वेवलेंथ है। इतना छोटा सा टॉपिक है, कितना इजी चैप्टर है, मतलब कितना इजी टॉपिक है। आप इसको 2 से 3 बार रब पे लिख के करना, तब जाकर आपको प्रैक्टिस होगी, वरना भूल जाओगे आप लोग इस चीज़ को।
है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, डेरिवेशन ऑफ प्लैंक्स लॉ। अब ऐसी एक नई टॉपिक के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।